हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। और मैग्नेटिक जो डायपोल है उसका जो मोमेंट है वो जनरली बार मैग्नेट के लिए भी होता है। मैग्नेट जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, चुंबक नॉर्थ साउथ पोल वाला, और करंट कैरिंग लूप के लिए भी होता है। और जो मैग्नेट है उसी का डायपोल मोमेंट होता है। कैसे? मान लीजिए ये आपने 10th में पढ़ा था इस टाइप से, ये आपके पास एक डायपोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल पढ़ा था हमने 10th में। तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है ना, इस टाइप से हम बना सकते हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात? इस टाइप से ऐसे, ये बार मैग्नेट है। बार का मतलब रोड होता है, तो रोड शेप में मैग्नेट, ठीक है। अपने पास करंट लूप जो होता है, करंट लूप ये हो गया, ठीक है। और मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एक्चुअली सर्कल है, इलिप्टिकल बनाया हुआ है क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस टाइप से। और करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो एक्चुअली ये हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ तरफ जाती हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और इनवर्ड जो होती हैं ये साउथ से नॉर्थ होती हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस टाइप से आएंगी। अगर बेटा मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये इस टाइप से आएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये इस टाइप से, समझ रहे ना। तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ होती हैं। तो ये मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की। इसी टाइप से क्योंकि नॉर्थ पोल था साउथ पोल था, दो पोल थे तो लाइंस ऑफ फोर्स आई, ठीक है। इसी टाइप से कल हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ना। तो उसमें मैंने कहा था अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, याद आ रहा हो तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ की तरह बिहेव करता है। कुछ याद आ रहा हो तो? याद आया ना। तो यहाँ करंट आपको कैसे दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ, और नीचे क्या हो गया? साउथ। ऊपर पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ, नीचे कौन सा हो गया? साउथ। तो नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं इसके अंदर तो लाइनें आपको ऐसे दिखाई देंगी। समझ रहे हो मेरी बात? इस टाइप से। तो सेम ऐसा ही पैटर्न बन गया कुछ, समझ गए ना। तो सेम टू सेम वही बात, ये लाइन इस टाइप से जा रही है, समझ गए। तो वही यहाँ से सेम टू सेम वही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर मैं इसको ना बनाऊँ, हालांकि ऐसे होते हैं, लाइंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, इसको भी हटा दो। तो सेम वही की वही फीलिंग आ रही है आप लोगों को, सेम वही बातें, सेम सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। तो एक करंट लूप की भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होती हैं। तो करंट लूप एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट होता है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई? डायपोल मोमेंट मैग्नेट का अलग होता है और करंट लूप का अलग होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि एक बार मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक करंट लूप जो होता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो उसकी लाइंस भी जाएंगी, ठीक है। समझाने के लिए बताया, ठीक है। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। तो सपोज करो मेरे पास एक करंट लूप है, इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। रेडियस क्या मान लें इसकी? आर,
ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम, ध्यान रखना। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट इन द लूप, करंट इन लूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ लूप। लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगी ये भी उतना ज़्यादा होगा। तो ऑन कंबाइनिंग, कंबाइन कर दो तो एम क्या होगा भाई? एम प्रोपोर्शनल टू एन आई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है के मान लो, और के की वैल्यू का पता लगाया गया ऐसे मान लो कि 1, के को अब 1 पुट कर दो तो एम हो जाएगा एन आई ए। दिस इज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। और अगर आपको याद हो तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यही फॉर्मूला आया था, एम इक्वल टू एन आई ए। कल मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा। आज मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, एम इक्वल टू एन आई ए, ठीक है। इट इज वेक्टर, पहली बात, एम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, तो इसकी डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। दूसरा, एम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एन आई तो स्केलर है, एरिया वेक्टर इधर हुआ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, बट एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना है वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई, एन आई फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन कैसे निकालें? बाई राइट हैंड रूल, ठीक है। इफ कर्वेचर ऑफ फिंगर is along the direction of current, then thumb perpendicular to fingers, gives direction of M, ठीक है। कैसे? सपोज करो ये ले लिया, ठीक है, फॉर इलस्ट्रेशन। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये पकड़ लिया, फिंगर्स ऐसे, थंब परपेंडिकुलर, तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन लो, करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर ऐसे, थंब कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? आउटवर्ड। फॉर्मूला क्या हो गया? आई इंटू ए, अगर आर रेडियस है तो ए एरिया, आई इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 ही है। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई बात नहीं करी तो 1 मान लेंगे, बात समझ में आ गई। तो एम इनवर्ड और आउटवर्ड एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट हैंड रूल। कर्वेचर ऑफ फिंगर को करंट डायरेक्शन में लो तो थंब आपको क्या दे देगा? एम की डायरेक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलो इलस्ट्रेशन लेते हैं। आपको डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे लेनी है, रूल क्या लेना है? राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ठीक है, ओके। अब बहुत इजी सवाल बनते हैं, कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है ये, भाई कैसे यूज करना है, क्या करना है वो देखिए। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैंने अभी सर्कल लिया था, एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में मान लो करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है इसका 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई ए। एन क्या है? 1, आई कितना है? 4, एरिया कितना है? 4, 16,
ठीक है। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एम, तो एम की यूनिट क्या होगी, एम क्या होता है NIA, तो यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर एरिया के मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स की तो होती ही नहीं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। डायरेक्शन तो आप बता दो, एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे आउटवर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड मैंने कल भी बताया था, और क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड, ठीक है ना। फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट M इज आउटवर्ड ऐसे, एंड फॉर क्लॉकवाइज करंट M इज इनवर्ड। बात समझ में आ गई। यही बात हमने कल भी की थी, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, नहीं तो इनवर्ड होगा, ठीक है। और देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं इस टाइप से। मान लो मैंने कि ये लूप बनाया, इसमें ये करंट जा रहा है भाई साहब ऐसे, ठीक है, ब्रेड्थ D, लेंथ L, करंट I, फाइंड M। क्या करें सोचो, M क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं I, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का LB, अरे हाँ है ना, एरिया क्या होगा LB, NIA होता है भाई, M क्या होता है NIA, तो N तो हो गया 1, I का I, एरिया हो गया LB। अब डायरेक्शन चेक करो, XY प्लेन में है, करंट यूं जा रहा है, कहाँ आया इनवर्ड, ठीक है, ये करंट यूं जा रहा है इनवर्ड आया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस, और आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे होती है ऐसे। जेड एक्सिस अगर ऐसे है पॉजिटिव जेड, तो अंदर की तरफ क्या होगा नेगेटिव जेड, समझ गए ना। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या लग जाएगा -k कैप। तो यहाँ पे M क्या आ गया, अगर डायरेक्शन लें तो ILB -k कैप, समझ गए। तो इस टाइप से हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। बेसिक इलस्ट्रेशन जिससे आपके कंसेप्ट सही हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कुछ बात नहीं है। और देखो ऐसे ही कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर लेके चलते हैं, फिर x, फिर y, फिर z। इस बार यहाँ ले लो, ठीक है, ऐसे ले लिया। अगर हमने ऐसे ले लिया तो मान लो ऐसे, वो लेंथ L और ये B, तो इसका बताओ करंट I। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड में NI होता है ना। ओके, यहाँ पे N तो 1 है, I का I है, एरिया क्या हो गया LB, तो ये क्या हो गया LB। अगर वेक्टर फॉर्म में ले तो ILB, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है बेटा, ये क्लॉक, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये लूप ऐसे बनेगा भाई, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस ऐसे है, तो लूप ऐसे बनेगा, और करंट यूं जा रहा है, तो करंट यूं जा रहा है, थंब किधर जा रहा है इधर, इधर क्या है एक्स एक्सिस, तो आई कैप। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। एक्चुअली ये वाई एक्सिस ये ऐसे है, करंट यूं फ्लो कर रहा है इसमें, तो करंट अगर यूं फ्लो कर रहा है तो किधर जाएगा भाई, ये तो आपको पता है ना कि जो M की डायरेक्शन होगी वो एरिया जो आपका लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये मैंने आपको बताया था, जिधर करंट जा रहा है उधर हाथों कर दो, तो परपेंडिकुलर, लूप के प्लेन में होगा करंट तो उसके परपेंडिकुलर। तो प्लेन अगर वाई जेड में है तो M तो परपेंडिकुलर होना है, तो या तो एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव। अगर ये करंट ऐसे है तो एक्स पॉजिटिव आएगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा, इसको मैं अगर ऐसे बना दूं तो ऐसे मान लो, ये L मान लो, इसको B मान लो, करंट I मान लो, तो F क्या होगा M इक्वल टू NI। N कितना है 1, I कितना है I, एरिया क्या हो गया LB। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो बेटा ILB। डायरेक्शन देखो करंट, अब ये X ये Z, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है करंट, अरे बोलो ये करंट इधर तो अंदर है और ये वाला पार्ट इधर है, तो यूं जा रहा है। अरे भाई ये ऐसे है तो ये ऐसे बढ़ेगा ना, तो यूं जा रहा है तो कहाँ आया नीचे, तो वाई ऊपर है तो नीचे -y।
माइनस जे कैप। बात समझ में आ गई आई थिंक। तो इस टाइप से हम लोग ये निकालेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एम विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड टॉर्क इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बताओ क्या होगा, बताओ भाई। देखो टाउ एम क्रॉस बी कल आया था ना फॉर्मूला। एम क्या है, आई एल बी माइनस बाहर ले लो जे कैप। क्रॉस बी क्या है, बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो बी क्या हो जाएगा, बी आई कैप। ठीक है, तो आई एल बी बी जे क्रॉस आई। तो जे के बाद तो के आता है, जे क्रॉस के आई होता है, तो जे क्रॉस आई मतलब जे क्रॉस के, जे के बाद तो क्या आता है आई कैप, पर यहाँ पे आ गया जे क्रॉस आई, तो जे आई को छोड़ के क्या बचा के। लेकिन जे के बाद के आना चाहिए ना, ऑर्डर बिगड़ा हुआ है माइनस। ठीक है, याद करवाया था आपको। तो माइनस आई एल बी बी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, आई एल बी बी के कैप। तो टॉर्क कहाँ आया, अलोंग जेड एक्सिस। तो टॉर्क भी निकालना है तो कोई यहाँ बड़ी बात नहीं है। एम निकाल लिया, एम क्रॉस बी। कल हमने फॉर्मूला लिया था एन आई बी ए, याद आ रहा है ना। एन आई ए क्या होता है, एम। ओके, बात समझ में आ गई। एन आई ए एम, डायपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इतनी बात समझ में आ गई। तो टॉर्क निकालना आपको आ गया। ठीक है, और देखो इसी टाइप से मान लो हम क्वेश्चन ले लें। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, ये मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मान लो मेरे पास इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इस टाइप से मुझे ये डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है अलोंग जेड एक्सिस, और ये एंगल मान लो दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल क्या दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री। और मान लीजिए करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ लूप एंड टॉर्क ऑन इट। बढ़िया सवाल। एम निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये टेढ़ा है 30 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन इधर आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन से थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट है, जेड की तरफ। समझ रहे हो। मान लो ये इस टाइप से, ये वाई जेड प्लेन थोड़ा इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे था, ऐसे शिफ्ट हो गया, तो इधर से कितना एंगल पे आया 30। तो एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। बस समझ में आ गई, एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, तो m की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, m इक्वल टू n, n तो है ही नहीं, i एरिया एल भी ले लो, वही लेंथ वही ब्रेड्थ, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। लेकिन एक तो आएगा इधर कंपोनेंट, देखो ये जो लूप ऐसे है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा cos 30, आई एल बी cos 30। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, आई एल बी cos 30, इधर आ गया कंपोनेंट। जब ये इधर आया तो लूप इधर जा रहा है, जब ये यहाँ आ गया कंपोनेंट इधर, तो लूप इधर जा रहा है करंट यूं। तो कहाँ है एम की डायरेक्शन, एम की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस आई, तो क्या लगाऊंगा आई कैप। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, जब इसका कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो करंट यूं जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, एक कंपोनेंट इसका देखो यूं था, यूं चला गया, तो ये ऐसे आ गया। अब ये ऐसे था, इसका कंपोनेंट यहाँ आ गया ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये यहाँ से यूं आ गया, तो अब कहाँ जा रहा है, ऐसे। ये ऐसे था, करंट यूं जा रहा है, यूं आ गया तो ऐसे आउटवर्ड। समझ में आ गई बात, cos 30 आई कैप। जब ये ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट, तो करंट यूं जा रहा है, किधर आया इधर, ये y है तो माइनस वाई,
तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस आई एल बी साइन 30 और माइनस जे कैप। क्या ये बात समझ में आई? जब ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा। नोटबुक से डायरी समझ में आ रहा है आपको मैंने कैसे बनाया? ठीक है, तो m कितना हो गया भाई, आई एल बी कोस 30 कितना होता है, √3/2 आई कैप, आई एल बी साइन 30 1/2 माइनस जे कैप। इतनी बात समझ में आई? तो m क्या आ गया, आई एल बी /2 भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये आ गया √3i माइनस जे कैप, √3i माइनस जे कैप, m आ गया। बात समझ में आ गई? नाउ टॉर्क अगर निकालना हो तो टॉर्क क्या होता है भाई, m क्रॉस b। m कितना, आई एल बी बाई 2 √3i कैप माइनस जे कैप क्रॉस b ऊपर की तरफ है और b को b ले लो, जेड एक्स है तो k कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई एल बी बाई 2, बी भी बाहर ले लो, √3 आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आ गई, ले लेंगे ऐसे। तो ये हो गया आई एल बी बी बाई 2 √3 आई क्रॉस के। अभी अभी क्या था, आई क्रॉस जे तो के होता है, तो आई के बाद तो जे आना चाहिए, के आ गया, तो ये क्या आएगा, माइनस जे। माइनस जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप। समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा, √3 बाई बाहर आ जाएगा, तो √3/2 आई एल बी बी और माइनस भी बाहर ले लो, आई कैप प्लस जे कैप। समझ गए? तो इस टाइप से मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो आप। इसका एक कंपोनेंट इधर, ये इधर, आई एल बी cos 30 sin 30। समझ गए ना? इधर कंपोनेंट cos 30, इधर sin 30। ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, √3i माइनस जे क्रॉस के कर देंगे, आई क्रॉस के माइनस जे होता है और माइनस जे क्रॉस के आई होता है। तो ये मेरे पास टॉर्क आ गया। इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छे सवालों में काउंट होता है ये। ठीक है, इसके बाद देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब वो डबल सरफेस दे दिया जाए ऐसा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इधर देखा जाए तो एक्स एक्सिस, इधर देखा जाए तो वाई एक्सिस, ये देखा जाए तो जेड एक्सिस। समझ रहे हो? तो इसको हम कैसे मान सकते हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ऐसे, और एक पार्ट मान लो इसका ऐसे। क्या समझे? इसको मैं इस तरह कंसीडर कर सकता हूं, ये करंट और ये करंट अपोजिट है, तो आपस में इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा पूरा, ये ऊपर जाके ऐसे। समझ गए? ओके, तो ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, और ये कौन से प्लेन में है, जेड एक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? तो इसकी बात करें, m1 क्या मान लें, लेंथ है, ब्रेड्थ भी, तो NIA होता है, करंट I मान लेते हैं, तो ILB, N तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से मतलब माइनस की। अरे बोलो, एक्स वाई जेड एक्स की बाहर होती है, अंदर जा रही है माइनस की। M2 की अगर बात करें, नीचे वाले की, तो नीचे वाले में, नीचे वाला कौन सा प्लेन है, एक्स जेड का मतलब जेड बाहर एक्स इधर, यूं, और ये करंट कैसे, ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई ऐसे बन गया ना, एक्स एक्स ये हो गई, जेड एक्स ये हो गई, और इसमें करंट यूं जा रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। नीचे, नीचे का मतलब माइनस वाई, नीचे का मतलब माइनस वाई, तो ILB माइनस जे कैप। ठीक है, और अगर टोटल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, M1 प्लस M2, तो क्या हो गया, ILB माइनस बाहर जे कैप प्लस के कैप। अब ये अलोंग वाई एक्सिस होता है और ये अलोंग जेड एक्सिस होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो नेट अगर निकालना हो मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, √M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर।
क्यों? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो स्केलिंग एडिंग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो m1 क्या है भाई, ILB होल स्क्वायर प्लस ILB होल स्क्वायर। तो आपको पता है क्या आ जाएगा, √2 ILB। अरे स्केलिंग एडिंग करते हैं दोनों का। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये बोलो। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये लो, एक क्या आया भाई साहब, -k। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो y ऊपर है, z नीचे था, मान लेते हैं। इधर y एक्सिस, इधर z एक्सिस, तो ये -y, ये -z। ठीक है, तो बीचों बीच आएगा। क्यों? मेरी बात समझ रहे हो? बीचों बीच क्यों आएगा? z कंपोनेंट क्या है, ये। y कंपोनेंट क्या है, ये। तो अगर आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बेस। ये m1, ये m2। अरे बोलो, -j के अलोंग कौन है, m2, और -k के अलोंग कौन है, m1। tan थीटा, तो ये क्या हो गया, m1/m2। m1 और m2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ILB और ILB कैंसिल होकर क्या हो गया, 1। तो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। tan थीटा अगर 1 है तो कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो दो है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना। हमें बेसिक वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं +1 में, बीच बीच में मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो वेक्टर की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर वेक्टर आता है तो किसी में कोई दिक्कत नहीं, डायपोल मोमेंट आपको निकालना आता है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से बता दूं, ये था ऐसे, इसको तोड़ दिया ऐसे। इसका डायपोल मोमेंट XY प्लेन है तो z के लॉन्ग आना है -z, क्योंकि अंदर आ रहा है। इसका XZ प्लेन है तो y के लॉन्ग आना है, तो ये ऐसे था तो -y -j, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों परपेंडिकुलर है, स्केलिंग एडिंग कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका डायपोल मोमेंट निकालो। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, सपोज करो इस टाइप से मेरे पास एक सर्कल है, रेडियस मान लेते हैं इसकी r, सेंटर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब इधर रिवॉल्व करेगा तो बेटा करंट किधर होगा, अपोजिट। पता है ना, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये मान लो इसका सेंटर है, न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, तो करंट इसके अपोजिट होगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, सिंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M=NIA। पता है n क्या है, 1। एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस r है तो πr²। इतनी बात भी समझ में आ गई। नाउ अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूं तो करंट आएगा। अगर एक चार्ज रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो अगर एक चार्ज मोशन में है तो उसकी वजह से करंट आता है। तो चार्ज अगर मोशन में है तो चार्ज क्या है, करंट, डिवाइड बाई क्या होता है, टाइम। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन, ई, टाइम। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, वो टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो t क्या होगा, 2π/ओमेगा। पुट करो यहाँ पे, तो I क्या हो गया, E अपॉन में 2π/ओमेगा। तो E ओमेगा अपॉन में 2π, हाँ या ना? ठीक है, नाउ V = r ओमेगा होता है, r क्या है, रेडियस। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, V/r। रखो, I क्या बन गया, E V अपॉन में 2πr। अरे बोलो,
ओमेगा क्या होता है वी बाई आर, तो ई वी अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, तो आई पता लग गया मेरे को, एरिया पता लग गया, एन पता लग गया। फर्स्ट पुट करो, तो फर्स्ट क्या है एम, एन की जगह 1, आई की जगह ई वी अपॉन में 2 पाई आर, और एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये आ गया ई वी आर बाई 2। एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, अरे बोलो, एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है बोहर्स पोस्टुलेट, तो बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के। जनरली बच्चे बोलते हैं वो वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट का नहीं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहां से हमें देखो वैल्यू निकालनी है vr की, यहाँ पे r बढ़ा ले रखा है तो बढ़ा ले लो, तो vr की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा vr इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई m, m नीचे, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा वो देखो, मेरे पास आएगा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी m इक्वल टू ई बाई 2, और वी आर की वैल्यू क्या है एन एच अपॉन में 2 पाई एम। तो बेटा ये क्या आ गया, n तो बाहर ले लो, ई एच अपॉन में 4 पाई एम, n यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो m को अगर सोल्व किया तो n ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, h प्लैंक्स कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कांस्टेंट सोल्व करेंगे तो 9.27 10⁻24 यूनिट आपने बताई थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, पता है। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, क्लियर हो गया। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 1, m क्या हो जाएगा 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, क्या बोलते हैं बेटा इसको बोहर मैग्नेटॉन, और जनरली इसको म्यू बी से लिख देते हैं, म्यू बी। n को अगर हटा देते हैं तो क्या बचा ई एच अपॉन में 4 पाई एम। ठीक है, और ये आया 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है। समझ में आ गया क्या किया हमने, m इक्वल टू एन आई ए, n1 हो गया, आई ए एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, आई ई अपॉन टी 2 पाई बाई ओमेगा वी बाई आर, सारा पुट करो ये आ जाएगा। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट अप्लाई करो, वी आर की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। n नंबर ऑफ ऑर्बिट सॉल्व कर लो। इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, सेकंड इम्प्लाइज, सेकंड क्या था m, ई वी आर बाई 2, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो क्या हो गया बेटा ई एम वी आर बाई 2m। एम वी आर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, L, एम वी आर क्या होता है भाई एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो ये होगा E बाई 2m माइनस एल कैप। एक्चुअली डायपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप की जो डायरेक्शन आती है, L की जो डायरेक्शन है वो उससे अपोजिट होती है। ठीक है, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा हुआ है क्लास में हमने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लो ये ऐसे था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट कहाँ होगा इधर, तो करंट अगर इधर होगा तो m कहाँ होगा इनवर्ड, m कहाँ हो गया इनवर्ड। बट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो L आएगा वो इसके डायरेक्शन में आउटवर्ड आएगा। तो m और L एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और m बाई एल जो है वो E बाई 2m आता है, m बाई एल E बाई 2m, मतलब क्या हुआ
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो क्या आया, E/2 है। अब क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इसका मतलब कोई चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर एनी नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड बॉडी, फॉर एनी नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी M/L इक्वल टू Q/2M इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, इन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट, ठीक है। चेक करते हैं फॉर रिंग, कैसी रिंग है भाई, चार्ज रिंग है, ठीक हो। मान लो ये मेरे पास इस टाइप से रिंग है, रिंग की रेडियस मान लेते हैं R, चार्ज है इसके ऊपर Q, ठीक है, बस समझ में आ गई, सेंटर। तो अगर मैं बात करूं और ये घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, क्या करंट तो है नहीं, चार्ज है, चार्ज घूमेगा करंट बनाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, Ni है, N तो 1 है, I क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, एरिया क्या हो जाएगा πr², चार्ज अपॉन टाइम, टाइम आपको पता है अभी भी क्या था, 2π/ω, पाई कैंसिल, तो m क्या आ गया, Q ω/2 इतनी बात समझ में आ गई। नाउ m Q ω/2, m से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या आएगा, m इक्वल टू Q/2m ओमेगा, mr² क्या होता है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, mr², मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, I ओमेगा क्या होता है, L एंगुलर मोमेंटम, तो M/L कितना आ गया, Q/2M, बात समझ में आ गई। तो एक रिंग के लिए M/L Q/2M कांस्टेंट प्रूव कर दिया मैंने। एक और करते हैं, चलो डिस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्क, सेम चीज आनी चाहिए। देखो फॉर डिस्क, अब डिस्क में आपको पता है नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, मान लिया, ठीक है सारी बात, लेकिन चार्ज तो उसमें अंदर तक फैला होता है सारा, पता है ना, इस टाइप से सॉलिड होती है। तो क्या करें, डिस्क में आप एक काम करो, R पे जाके dr, एक छोटा रिंग एलिमेंट ले लें, R पे जाके dr, सिग्मा क्या मान लें, लेट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होती है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पार्ट का एरिया कितना होगा भाई, ये जो स्मॉल एरिया डी होगा वो कितना होगा, 2πr/dr। कैसे आया, अंदर वाली रिंग का एरिया क्या होगा, इस अंदर वाली रिंग का एरिया क्या होगा, πr², और जो बाहर वाली रिंग है उसका क्या होगा, πr+dr का होल स्क्वायर, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2πr/dr, स्मॉल एरिया आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो डाइपोल मोमेंट भी स्मॉल होगा, dm, ni d, बात समझ में आ गई। n तो 1 है, i का i क्या हो जाएगा, q, और q कितना है भाई नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ dq/t, dq कितना होगा, चार्ज सिग्मा इंटू एरिया, मैं बोलो, तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा कितना है भाई, सिग्मा तो सिग्मा एरिया होता है 2πr/dr, अरे बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dA, कौन सा dA, ये वाला, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो dq मेरे पास आ गया, dm आ गया, dm की वैल्यू क्या आएगी, n तो 1 हो गया, i क्या हो गया, dq/d, ये dA, ये जो dA है वो इस dA से अलग है, चाहे इसको आप अलग से लिख लो। एरिया, कौन सा एरिया, ये रिंग कहाँ पे जाके बनाई, r डिस्टेंस पे जाके, तो r तक का एरिया, क्योंकि जब ये पार्ट घूम रहा है, ये जब ये रिंग घूम रही है तो ऐसे वाली रिंग घूम रही है, ये चार्ज तो एक्सिस से ऐसे घूम रहा है, कितना दूर घूम रहा है,
आर पे, तो एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? तो dm क्या हो जाएगा dq सिग्मा 2 पाई आर डी आर। टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो बेटा dm क्या हो जाएगा सिग्मा ओमेगा और क्या बचा पाई। अरे बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिग्मा ओमेगा पाई और क्या है 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा सिग्मा 2 पाई आर डी आर 2 पाई, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दिया, एक पाई बचेगा सिग्मा ओमेगा पाई और आर क्यूब डी आर। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। तो सिग्मा ओमेगा पाई आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से आर तक। क्यों करेंगे भाई, देखो सेंटर पे 0, आगे तक जाएगी तो रेडियस क्या मान लो इसकी आर। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा ओमेगा पाई आर की पावर 4/4। बात समझ में आ गई? तो इसको मैं क्या करूं, अच्छा कुछ और नहीं, सिग्मा ओमेगा पाई आर की पावर 4/4। देखो ध्यान से, मैं इसको आर स्क्वायर कर देता हूं ऐसे, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचेगा, अरे बोलो आर स्क्वायर बचेगा, m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। तो ये 4m है तो 2m, एक 2 यहाँ ले लूँ, ये 4 था, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, एक 2 यहाँ ले लिया, एक 2 यहाँ ले लिया, तो क्या फायदा हो गया इसका, m इक्वल टू सिग्मा ओमेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा कंप्लीट एरिया, और बेटर रहेगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर लिखो, ओमेगा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आई बात समझ में? एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m²/2, तो आई हो जाएगा ओमेगा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल चार्ज आ गया, तो क्यू ओमेगा, अच्छा ठीक है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, सॉरी ये मेरे पास क्या था भाई m सिग्मा ओमेगा पाई आर स्क्वायर और mr²/2, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर क्या बन गया क्यू ओमेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बन गया क्यू, यहाँ ओमेगा बचा, ये आई और ये क्या होता है एल। ठीक है, डिवाइड बाई 2m। बस समझ आ गई ना? तो यहां से क्या आ गया मेरे पास q/2m, आई ओमेगा क्या होता है एल, आई ओमेगा क्या होता है एल। तो बेटा यहां से क्या आ गया m/l इक्वल टू e/2m। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया, आप लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि m/l की वैल्यू, m/l की वैल्यू रिंग और डिस्क दोनों के लिए क्या आ रही है e/2m। ठीक है, अगर m की बात करें तो m मेरे पास क्या आया था ये, इसको और सिंपलीफाई कर दूं मैं यहाँ पे अलग से, ये आपको पूरा हो चुका। अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करूं, किसको, इसको, तो m को मैं क्या ले सकता हूं सिग्मा पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा ओमेगा r²/4, दिस इज चार्ज। एक याद रखने लायक चीज बन गई, एक डिस्क के लिए क्या आ गया ये इतना। इसी टाइप से फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो m क्या आएगा q ओमेगा r²/5। होलो स्फीयर चार्ज है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर की बात करें तो m आएगा q ओमेगा r²/3। आगे सिंपलीफाई कर लो, L निकाल लो, m/l करोगे e/2m ही आएगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है मान लिया, लेकिन उसका यूज कैसे है, उसका यूज ऐसे होता है। जनरली जेई वगैरह में, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक रिंग है, चार्ज है, घूम रही है, बताओ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और L एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। और आपको मैं बता दूं m/l का जो रेशियो होता है इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो पूछ लेते हैं आपसे कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो बताओ। तो बेटा इस टाइप से
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप क्या होता है हमने बताया। एक चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, और नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी का कैसे निकालेंगे, कैसे होता है, याद कैसे करना है, सब कुछ आ गया। इससे बाहर कुछ नहीं बनता है, जस्ट प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस के निकालने आने चाहिए आपको, डेवलपमेंट निकालना कैसे है, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाया गया आपको। अगर चैनल पसंद आया हो, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो वीक बच्चे होते हैं, जो बेचारे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका सपना रह जाता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, उनके वीडियो लेक्चर काफ़ी काम आएंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ शेयर करना है आप लोगों को और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।